0.45, ठीक है बेटा, 0.45 दे रहा है। अच्छा प्लस, आप ही बताएं, ये जो 19 न्यूटन फोर्स है ये कितना दूर है पिवट से? माइनस नहीं करेंगे, सब तीनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। माइनस क्या होगा बेटा? तीनों को प्लस करेंगे ताकि टोटल लेंथ आ जाए। तो पहले निकालेंगे टोटल लेंथ, और जो टोटल लेंथ आएगी सर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जरा जल्दी से कोई बच्चा बताए क्या बन जाता है फिर? 1.3, ठीक है, यानी पूरी लेंथ आ रही थी 2.6। अच्छा जी, 1.3 हो गया प्लस डब्ल्यू। बताइए, आप ही बताएं डब्ल्यू कितना दूर है ये वाला पिवट से? जी बेटा जल्दी बताएं, ये वाला वेट कितना दूर है पिवट से? नहीं बता पा रही? तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो 0.45 प्लस 1.4, इट इज 1.85। तो मुश्किल तो नहीं था बेटा। इज इक्वल टू, अच्छा जी अब आ जाइए लास्ट वन, दैट इज 22 न्यूटन फोर्स, and this 22 Newton force acting from the edge. So what is the total length of the rod? Total length of the rod is 2.6। तो बेटा टोटल लेंथ हो गई 2.6, यहाँ से यहाँ तक 2.6 है। ठीक, अब क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज सारे मैंने लिख दिए। बेटा इक्वेशन लिखें, सॉल्व करें, मुझे बताएं डब्ल्यू कितना आ रहा है। डब्ल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है जी? 40 न्यूटन। सर ये तो शो दैट करना है तो आएगा ही 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन आ गया, ठीक है जी, 40 न्यूटन आ गया। अच्छा उसके बाद सवाल ये है कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, तो हमने सुना है कि अपवर्ड फोर्सेस जो होती हैं और जो डाउनवर्ड फोर्सेस होती हैं वो बराबर होती हैं। तो नोट करो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस। सर अपवर्ड फोर्स 22 न्यूटन है, डाउनवर्ड फोर्स 14 है, फिर 19 है, फिर 14 है। सर ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे? बराबर तो नहीं आ रहे, इसका मतलब है कोई एक फोर्स मिसिंग है। तो खुद ही आपसे कह रहे हैं बताइए वो वाली फोर्स जो ए से एक्ट कर रही है और वो मिसिंग है। सर ए से ना यकीनन कोई फोर्स अपवर्ड होगी, ये बीम दोनों तरफ से सपोर्ट होगा ना बेटा ऊपर की तरफ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक रस्सी से वो सपोर्ट हो जाए, तो यकीनन ए से कोई फोर्स लग रही होगी, और जो फोर्स ए से लग रही है बेटा उसको मैंने कह दिया एफ ए। एफ ए, एफ ए वाली फोर्स पक्की बात है ऊपर की तरफ होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करें। 14 प्लस 19 माइनस 22 कितना बन रहा है? 25। ठीक है ना, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। इस तरह से बेटा आपने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा जी एक और सवाल आ जाए, आज की क्लास में सारे सवाल हैं पैरेलल फोर्सेस। जब फोर्सेस पैरेलल होती हैं तो उसमें थीटा शीटा होता ही नहीं, तो सवाल ज़्यादा आसान होगा। एक और सवाल, नवंबर 2019, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी का वेट 750 न्यूटन, ठीक है, और ये 3.6 मीटर दूर खड़ा है, तो डायग्राम में सब कुछ नजर आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताएं। तो आप लिख देंगे इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट and sum of anti-clockwise movement are equal, then object is in equilibrium. या if the net movement is zero, then the object is in equilibrium. अच्छा काम की बात, सर कैलकुलेट करना है एफ ऑफ बी, और पिवट लेना है सी को। खुद बता रहे हैं पिवट लेना है सी को, तो पिवट है सी, क्वेश्चन में खुद बोल रहे हैं पिवट इज सी, एंड कैलकुलेट करना है एफ बी। क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है एफ बी। सर कैसे कैलकुलेट करें? तो कैलकुलेट करने के लिए पहली बात तो जरा देखिए कौन कौन क्लॉकवाइज है, कौन कौन एंटी क्लॉकवाइज है, एंड यू आर गिवन दिस इज
पिवट, सी इज द पिवट। अगर सी पिवट है तो देखिए क्या होने वाला है सर, एफ बी की फोर्स क्लॉकवाइज होगी। एफ सी, सर एफ सी वाली फोर्स पासिंग थ्रू पिवट, and the force which passes through pivot, it cannot produce turning effect. So Fc cannot produce turning effect. And now the other forces are, if C is the pivot, then 380 Newton force is anti-clockwise, then 750 Newton force is anti-clockwise. So two forces producing anti-clockwise movement and one force producing clockwise movement. अगर हम दोनों को इक्वेट कर लें तो एफ बी का हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अलबत्ता एफ बी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लिखने में हम ईमान से हेल्प लेंगे। ईमान बेटा मुझे बताइए कि ये वाली जो फोर्स एफ बी है ये कितनी दूर है पिवट से। पिवट का मतलब सी, पिवट से कितना दूर है। और हम आपसे असल में ये वाला डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं जी ईमान। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ग्रीन लाइन? What is the length of this green line? बीम की लेंथ दी हुई है 9 मीटर। बीम की लेंथ दी हुई है 9 मीटर। ईमान, सर टोटल लेंथ 9 मीटर है। उस 9 मीटर में से सर 2 मीटर ये वाला हटा दें और 2 मीटर ये वाला हटा दें, तो 9 - 4 टोटल 9। 9 में से 2 ये हटा दें, 2 ये हटा दें, 9 - 4 तो बाकी बचा 5 मीटर। तो जनाब दोनों पिवट के बिटवीन का डिस्टेंस है 5 मीटर। क्या ईमान आपको ये मेरी बात समझ में आई? टोटल लेंथ 9 मीटर, 9 - 2 - 2। चले ठीक है। अच्छा जी, एक तो मूवमेंट था क्लॉकवाइज, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम बात करें 750 न्यूटन वाली फोर्स की, तो बेटा रक्षिंदा आप हमें बता सकती हैं ये जो 750 न्यूटन वाली फोर्स है ये पिवट से कितना दूर है? ये पिवट से कितना दूर है? नहीं नहीं नहीं, रुक जा, उन्होंने खुद बताया भाई, आदमी 750 न्यूटन का है, ठीक है। अच्छा ये वाला जो 3.6 है ये इधर वाला है, ठीक है माइनस करना पड़ेगा। हाँ बताएं बताएं कितना दूर है ये आदमी पिवट से? है? नहीं नहीं नहीं, 2 से डिवाइड डिवाइड कहाँ से आ गया? 2 से डिवाइड बेटा कहाँ से आ गया? ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है 3.6 मीटर, गिवन है क्वेश्चन में 3.6 मीटर। उस 3.6 में से ये वाला 2 मीटर हटा देंगे, राइट हैंड वाला, तो ये लेफ्ट हैंड वाला आ जाएगा। टोटल 3.6, 3.6 में से राइट हैंड वाला 2 मीटर हटा दें तो ये बन जाएगा 1.6। तो 750 न्यू। हाँ बोले बोले। जी जी हाँ, लगने से थोड़ी कुछ होता है। कहाँ से आपको लग रहा है कि हाफ है? हाफ तो इसका वेट सेंटर से आएगा, ये मैं मानता हूँ। वेट सेंटर से आएगा, वेट बिल्कुल बीच में होगा। बंदा तो बीच में खड़ा ही नहीं है। आपको कहाँ से लग रहा है कि बंदा बीच में खड़ा है? जबकि खुद लिख के दे रहा है बेटा, वो नंबर सारे के सारे लिख के दे रहा है कि जो बंदा खड़ा हुआ है वो एज डी से 3.6 मीटर दूर है। तो ये वाला डिस्टेंस 7.6 मीटर है, सॉरी 3.6 है। 3.6 में से 2 मीटर ये वाला हटा लो, 3.6 -2 तो बाकी बचा 1.6, बाकी बचा 1.6। ये वाला जो 1.6 है ये मैंने ऊपर लिख दिया 750 से मल्टीप्लाई करके, प्लस ये वाला, ये वाला, सर ये वाला, ये वाली फोर्स है 380। और ये 380 कितनी दूर है उससे, तुम ही बताओ बेटा। 380 सर, ये 380 बीच में, 380 बीच में है, लेकिन बीच में होने के बावजूद ऐसा थोड़ी होगा कि 2 से डिवाइड कर देंगे।
हाँ ये हो सकता है सर, हमने दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस पढ़ा था 5 मीटर है, दोनों पिवट्स के बिटवीन का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो 5 में से 2 से डिवाइड किया तो बाकी बच गया 2.5। ये बात समझ में आती है? ठीक है ना? दोबारा सुनिए। पिवट नंबर 1, पिवट नंबर 2, दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस था 5 मीटर। पिवट नंबर 1, पिवट नंबर 2, दोनों पिवट के बिटवीन का टोटल डिस्टेंस था 5 मीटर। उस 5 मीटर को 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड करके ये वाला वेट आ गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 इट इज 2.5। ठीक है, अब आप बेटा इसको सॉल्व करें और एफ बी निकालें, एफ बी निकालें। हाँ लेकिन किसी बच्चे को कोई डिस्टेंस समझ में ना आया हो तो पूछे, मैं दोबारा समझा दूंगा भाई। किसी को समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछो। हाँ बोले बोले बोले। टोटल डिस्टेंस था 9। मैं आपकी बात समझ गया, टोटल डिस्टेंस था 9। अब क्या करें, बोला आलियान मशवरा, तो 9 को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4.5। 4.5 आ गया, पर ये 4.5 ये वाला डिस्टेंस थोड़ी होगा बेटा। फिर उस 4.5 में से ये वाला 2 माइनस कराओगे, आंसर तो वही आएगा। 4.5 - 2 ये बन गया 2.5 बेटा दोबारा। ठीक है। और कोई बच्चा भी बेटा इसके अंदर क्रिटिसाइज कर सकता है अगर ऐसा कर ले तो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बोले बेटा कोई किसी बच्चे के दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा? 430 आंसर, 430। अच्छा जी, एफ भी आ गया 430। ठीक। अच्छा अब जो क्वेश्चन है ना, जरा ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा तंग करने वाला है। क्या कि ये जो बंदा है ना, इस बंदे ने चलना शुरू कर दिया, इस बंदे ने चलना शुरू कर दिया। ये बंदा जा रहा है एंड डी की तरफ। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स एंड डी, एंड डी की तरफ जा रहा है। और अब एंड डी की तरफ जा रहा है तो चलते 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 ऐसा हुआ कि बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। तो आपको पता है एफ बी इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, एफ बी इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन द बीम इज इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, then there is a contact force, that is FB. But if the beam tilts, then obviously contact breaks and this contact force becomes zero. तो क्वेश्चन ये है कि ये बंदा चलता हुआ जा रहा था, चलता हुआ जा रहा था, किसी ऐसी जगह पहुंचा, पता नहीं कहाँ पहुंचा। तो मैंने ख्यालों में सोचा है कि शायद वो बंदा सर यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है ना, बंदा यहाँ पहुंचा होगा। और जब वो यहाँ पहुंचा तो यहाँ पहुंचने पे जो बीम है ये ऊपर उठ गया, ऊपर उठ गया। क्वेश्चन है, बताइए कि कितना डिस्टेंस होगा कि आदमी वहां पे पहुंचे और जो बीम है, बट इट इज जस्ट अबाउट टू टिप, टिप करने वाला है, अभी ये गिरने वाला है। तो मैंने एज्यूम कर लिया वो यहाँ पर है। और जहां पर है इसका ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है स्मॉल डी का। और ये स्मॉल डी मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ऑल द उसने स्मॉल डी नहीं पूछा, उसने कुछ और पूछा है, वो मैं आखिर में समझाऊंगा। उसने क्या पूछा है वो आखिर में समझाऊंगा। अभी जो पूछ रहा है उसको 2 मिनट छोड़ दो। अभी सिर्फ ये समझ लो कि ये बंदा चलेगा। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, अब ये नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है। जब ये बंदा इस वक्त यहाँ पर है तो ऑब्वियसली हिज वेट 750 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड ड्यू टू दिस 750 न्यूटन फोर्स the beam is just about to tilt, just about to tip. It means this is clockwise movement and ये तो अब आप नहीं कर सकते, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक। आपको पता है एफ सी सर कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि एफ सी इज पासिंग थ्रू पिवट एंड द फोर्स विच इज पासिंग थ्रू पिवट इट कैन नॉट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, सो एफ सी को इग्नोर मारे। एफ बी, भाई एफ बी में तो उसने कहा है कि जब वो टिप होने लगेगा तो एफ बी बिकम जीरो, एफ बी ने तो जीरो बन जाना है, तो इस एफ बी से भी टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो बस आपने 2 टर्निंग इफेक्ट पकड़े, एक टर्निंग इफेक्ट वेट ऑफ बीम, दूसरा टर्निंग इफेक्ट वेट ऑफ पर्सन। अच्छा चले जनाब, अगर मैं आपसे कहूँ वेट ऑफ पर्सन तो सर वेट ऑफ बीम, तो वेट ऑफ बीम इज 380 न्यूटन एंड दिस 380 न्यूटन
is already 2.5 meter away from the pivot, there is no change in this distance. There is no change in this distance. 380 Newton force, it is the weight of the beam, and this weight of the beam is 2.5 meter away from the pivot C. And why? क्योंकि इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ है. Only the person is walking on the beam. तो ये 340 Newton force will remain there. But the person is standing on the right hand side. His weight is 750 Newton. And now I am calculating his distance is small d, and this distance is from the pivot. It is not x, it is d. पहले मुझे d कैलकुलेट करके बताएं बेटा, what is d, then I can explain what is small x. 1.3 या 1.27 जो एक्यूरेट है, अभी हम वो लेना चाह रहे हैं, ठीक है ना. इट इज 1.27. और अगर ये 1.27 आपने ले लिया, तो जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन असल में क्या है. सर क्वेश्चन असल में ये है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन का एज डी से डिस्टेंस कितना है, एंड दिस इज स्मॉल एक्स. सवाल पढ़िए, लिखा हुआ है कि एक्स इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एज डी, फ्रॉम एंड डी. डी से कितना दूर है, तो डी से बेटा जितना दूर है उसका नाम मैंने एक्स रख दिया. और ये एक्स कैसे निकलेगा, तो मुझे साफ नजर आ रहा है, हमने डी कैलकुलेट कर लिया है, हमें एक्स कैलकुलेट करना है. एंड डी प्लस एक्स इज 2 मीटर. डी प्लस एक्स इज 2 मीटर. डी प्लस एक्स इज 2 मीटर. और d प्लस एक्स में से नाउ आई एम कैलकुलेटिंग x, and x will be 2 minus d. And what is the value of d? So the value of d is 1.27. So अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या बन जाता है बेटा, 0.73 बन जाता है. मेरे ख्याल में तो 0.7 से काम चला लेगा वो, पर इट विल बी 0.73 मीटर. ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया. और बेटा मायरा, हम आपसे बात कर सकते हैं अगले सवाल में. मायरा, आए है, सवाल ही खत्म हो गए. सवाल खत्म हो गए जी, सवाल ही खत्म हो गए. पैरेलल फोर्सेस के लिए जो मैंने क्वेश्चन निकाले थे वो क्वेश्चन हो गए खत्म. तो पैरेलल फोर्स मूवमेंट के क्वेश्चन हो गए खत्म. और इससे पहले मैं 2 क्लासें कर चुका हूँ टर्निंग इफेक्ट की. तो टर्निंग इफेक्ट मतलब इस क्लास के अंदर बेटा हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि ये क्लास क्रैश कोर्स कह लें, थोड़ा डिले हमने स्टार्ट किए, इससे थोड़ा तेज़ तेज़ भागना कह लें. तो बस हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है जनाब, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ स्टॉप कर रहे हैं. अब सर क्या पढ़ाना चाहते हैं, तो भाई अगर हम रीड एंड राइट की बुक को मैं फॉलो करूँ, तो right now we are unit number 5, and in unit number 5 we have completed turning effect of force, and now we are going to start the next topic, that is pressure, upthrust, etc. तो चलिए जनाब प्रेशर और अपथ्रस्ट को देखते हैं. पहली बात तो जरा देखिए प्रेशर. बेटा प्रेशर का बेसिक फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो सर पुरानी बात है. अच्छा जी, जब हम आईजीसीएसई फिजिक्स पढ़ते थे, तो आपको याद होगा कि वहाँ लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते थे. ठीक है ना, प्रेशर के लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ते थे. एएस के फिजिक्स में क्वेश्चन आता है ड्राइव करो, वो फॉर्मूला होता था ना एएस में, सॉरी आईजीसीएसई में, रॉ जी एच. ये फार्मूला यहाँ पे बोलते हैं ड्राइव करो. कैसे ड्राइव करेंगे तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. देखिए जनाब, प्रेशर हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, जहाँ लिखी हुई है फोर्स. सर जो फोर्स है ना इस क्वेश्चन में, सर जब आपने लिक्विड को किसी कंटेनर में बंद कर दिया, तो वेट ऑफ लिक्विड इज फोर्स. वेट ऑफ लिक्विड इज एक्टिंग एज अ फोर्स. ये मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ भाई, डेरिवेशन आती है. फोर्स इज वेट, वेट पर यूनिट एरिया, वेट पर यूनिट एरिया. और आपको पता है वेट, सर वेट होता है एम जी. नीचे एरिया ऐसे ही है, एरिया बेटा ऐसे ही है. ठीक है ना. और जब आपने एरिया लिख लिया, तो अब जरा एक नई बात सुनिएगा. वो नई बात ये है कि देखो, जब कभी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं ना, कोई फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उसमें देख लेते हैं कि हमें क्या लाना है. सर हमें लाना है एच, हमें लाना है एच, एच लाना है. तो क्या करो, एच से मल्टीप्लाई कर दो और एच से डिवाइड कर दो.
एच लाना है, एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड, और जब आपने एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड किया तो एम की बेटा मैंने जरा पूरी स्पेलिंग लिख दी है, एम इज द मास, डिनोमिनेटर में देखना एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, सर एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम, ठीक। अब आप देखिए बेटा ऊपर लिखा हुआ है मास, नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इट इज कॉल्ड डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला एग्जाम में डेरिवेशन में आता है, इसको आपने याद करना है भाई, इसको आपने याद करना है, ठीक है जनाब। तो ये डेरिवेशन आती है, इसको जरूर याद करना है एक बार। अच्छा एक और डेरिवेशन करा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं आती इसलिए लिख के दे रहा हूँ, इट इज फजूल डेरिवेशन। सर करा क्यों रहे? भाई करा इसलिए रहा हूँ कि डेरिवेशन करके ना मुझे आगे की क्वेश्चन समझाना आसान हो जाएंगे कि देखो ऐसा हो रहा है, तो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, फजूल डेरिवेशन करा रहा हूँ। इस डेरिवेशन को आपने याद नहीं करना है, सिर्फ एक नजर देख लें, सिर्फ एक नजर देख लें, याद बात नहीं करना। देखिए जनाब ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल ये कोई सिलेंडर है, ये ना फॉर एग्जांपल मेटल का सिलेंडर है, ये मेटल का सिलेंडर आपने, ठीक है जनाब, फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है, और ऑब्वियसली कैसे रुका हुआ है ये भी एक मुश्किल काम है समझाना, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी तरह से रुका हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी तरह से रुका हुआ है। अच्छा जी, ये बताइए, अभी भी आपने ऊपर पढ़ा कि सर प्रेशर जो है ना वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सर पूरे लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी, पूरे लिक्विड की डेंसिटी सेम होगी, जी, सर जी भी कांस्टेंट होगा, तो जी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो एच है ना, ये एच है डेप्थ, एच है डेप्थ, और डेप्थ के बारे में गौर से देखना कि इसकी जो टॉप सरफेस है इसकी डेप्थ कम है, और इसकी जो लोअर सरफेस है उसकी डेप्थ ज्यादा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाली डेप्थ है उसको मैंने कह दिया H1, जो लोअर डेप्थ है उसको मैंने कह दिया H2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए प्रेशर कितना होगा एट द टॉप ऑफ सिलेंडर, और कितना प्रेशर होगा एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर, तो सर टॉप पर प्रेशर होगा डेंसिटी, और डेप्थ है H1, सर बॉटम पे प्रेशर होगा डेंसिटी H2, ठीक है ना। H1, H1 सर ऊपर वाली डेप्थ है, H2 नीचे वाली डेप्थ है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम टॉप पर हमने प्रेशर निकाल लिया रॉ जी H1, बॉटम में हमने प्रेशर निकाल लिया रॉ जी H2, ठीक है जनाब। और जब प्रेशर आ गए तो नोट कीजिएगा ये वाला जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर कम है, ऊपर वाला प्रेशर कम है, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, तो सर प्रेशर डिफरेंस होगा रॉ जी, बॉटम में प्रेशर ज्यादा है, बॉटम में प्रेशर ज्यादा है, और टॉप में प्रेशर कम है, बॉटम में प्रेशर ज्यादा है, टॉप में प्रेशर कम है, इट इज कॉल्ड प्रेशर डिफरेंस। और ये प्रेशर डिफरेंस को अगर थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो रॉ जी कॉमन ले लिया तो ये बचा H2 - H1, और पता है ये H2 - H1 क्या है? सर ये H2 - H1 सिलेंडर की अपनी लेंथ है, सिलेंडर की पर्सनल लेंथ, अपनी लेंथ H2 - H1 है, ठीक है ना। अब H2 - H1 है, तो दिस इज प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। दिस इज प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर का हमने बेटा डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया कि ऊपर प्रेशर कम है, बॉटम में प्रेशर ज्यादा है,
प्रेशर डिफरेंस का ये फॉर्मूला हो गया। इस प्रेशर डिफरेंस की फॉर्मूले को अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों साइड्स को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, मेरी फरमाइश है दोनों साइड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ये वाला एरिया, सर एरिया ये वाला, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। सर जब एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जरा सुनना, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होती है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होती है। तो ये प्रेशर है, ये एरिया है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स, और इसी फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट। आज का मेन टॉपिक, इसी फोर्स का नाम है अपथ्रस्ट। अच्छा बेटा राइट साइड पे आइए, रॉ, सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, ए इंटू एच, सर इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वॉल्यूम डूबा हुआ है लिक्विड के अंदर, उसका वॉल्यूम वी नॉट। तो बेटा पूरी बात ये बनी, ये डेरिवेशन भाई याद नहीं करना, ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। और हर बच्चे को ये बात पता होना चाहिए, ये एग्जाम में बार बार पूछेगा, और मैं किसी बच्चे से पूछने भी जा रहा हूँ। बेटा मायरा आपसे पूछूंगा, मायरा सुनना, एग्जाम में सवाल आता है, बताइए अपथ्रस्ट की वजह क्या है। सवाल, अपथ्रस्ट की वजह क्या है। जवाब, सर लिक्विड में टॉप पर प्रेशर कम होता है, बॉटम में प्रेशर ज्यादा होता है, और यही प्रेशर का डिफरेंस अपथ्रस्ट क्रिएट करता है। सर जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबता है तो उसके टॉप पर प्रेशर कम होता है, बॉटम में प्रेशर ज्यादा होता है, और यही प्रेशर का डिफरेंस अपथ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। जी बेटा मायरा बोल के बताइए, व्हाट इज द कॉज ऑफ अपथ्रस्ट, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट। जी जी, और ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है कि ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट क्या है। सर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, ठीक है जनाब। यही जो प्रेशर का डिफरेंस होता है जनाब, यही प्रोड्यूस कर देता है अपथ्रस्ट। ठीक, डेरिवेशन काम की नहीं है। ठीक, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने इतनी लंबी की है। एक और बात का ख्याल रखेंगे कि सर ये होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये होगा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। ठीक है, ये लिक्विड की डेंसिटी और ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अरे सर इसमें कोई खास बात कहना चाहते हैं। हाँ एक खास बात कहना चाहता हूँ कि अपथ्रस्ट की डायरेक्शन, नाम ही लिखा हुआ है अपथ्रस्ट तो हमेशा ऊपर होती है, नंबर वन। नंबर टू, अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है, अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या मतलब, अगर किसी कंटेनर में मैं पूछूं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 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 डेप्थ बदलने के बावजूद अपथ्रस्ट चेंज नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रुका हुआ है, सर अपथ्रस्ट चेंज नहीं होता, अपथ्रस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। सर क्या कभी भी नहीं बदलेगा। एक कंडीशन है बदलने की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो कंडीशन ये है, किसी सवाल में बोलेगा कि ये एक सिलेंडर था, इस सिलेंडर को मैंने रस्सी से बांधा हुआ था, और मैं इस सिलेंडर को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा हूँ। जब तक सिलेंडर टोटली इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड है, देन अपथ्रस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बट एज सिलेंडर मूविंग आउट ऑफ द लिक्विड, as the cylinder begins to move out of the liquid, then upthrust begins to decrease। जब तक पूरा डूबा हुआ है जब तक कांस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा भी बाहर निकलना शुरू हो गया तो जाहिर सी बात है फिर उसका अपथ्रस्ट क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और अपथ्रस्ट जो है इसके लिए खास बात याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एक ऑब्जेक्ट ले लूं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा बाहर दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा अंदर दिखा रहा हूँ। ठीक है जनाब, थोड़ा सा बाहर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर दिखा रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इसका 30% डूबा हुआ है, 30% वॉल्यूम डूबा हुआ है। ठीक, तो याद रखिएगा जो अपथ्रस्ट होता है ना, उसमें वो वाला वॉल्यूम लिखते हैं, उतना वॉल्यूम लिखते हैं जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ होगा। जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा हुआ होगा, सिर्फ उतना वॉल्यूम लिखेंगे।
पूरा वॉल्यूम नहीं लिखते। अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा लिखेंगे, लेकिन जितना डूबा हुआ होगा उतना लिखेंगे। ये बहुत काम की बात है। ठीक है जनाब। तो एक तो हमने आपको प्रेशर का फार्मूला सिखा दिया, प्रेशर का फार्मूला ऊपर आपने पढ़ लिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, लिक्विड का प्रेशर रॉ जी एच, अपथरस का फार्मूला रॉ जी वी, रॉ जी वी, और सम टाइम अपथरस का फार्मूला ये भी होगा जो ऊपर हमने ड्राइव करते हुए कराया था, जरा सुनना। अपथरस होता है प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। किसी सवाल में शायद ये भी जरूरत पड़ जाए ना, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, इट इज अपथरस्ट। ठीक है जी। तो अपथरस्ट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा, एक और बात जो हम आज की क्लास में बढ़ाना चाह रहे हैं बेटा वो ये कि एक टर्म होती है ड्रैग फोर्स, और मुश्किल जुबान में कह लें तो विस्कस ड्रैग फोर्स। सर ये क्या चीज होती है? भाई ये होती ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है और अभी किसी रस्सी से आपने बांधा हुआ है। जब रस्सी से बांधा हुआ है तो मैं पूछ रहा हूँ हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिलेंडर, देन द आंसर इज सर वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, and upthrust acting upward. These three forces are acting on the cylinder: upthrust, tension, and weight, and no drag force. Why? So drag force depends upon speed. Drag force depends upon speed. If the cylinder is at rest, no movement, no speed, no drag force. But if you cut this rope, then obviously cylinder begins to sink, and when cylinder begins to sink, then obviously cylinder begins to move downward, और जब सिलेंडर डाउनवर्ड मूव करने लगता है तो अगेंस्ट द मोशन ड्रैग फोर्स पैदा हो जाती है। अगेंस्ट द मोशन ड्रैग फोर्स पैदा हो जाती है। इस ड्रैग फोर्स का कोई फॉर्मूला आपके कोर्स के अंदर मैंने प्रॉपरली नहीं देखा कि कोई प्रॉपर फॉर्मूला, एडेक्सल फिजिक्स में होता है, आपके नहीं होता। ठीक। लेकिन मैंने एक ऑब्जेक्टिव देखी है जिसके अंदर विस्कस ड्रैग और स्पीड का ग्राफ उन्होंने पूछा है। विस्कस ड्रैग और स्पीड का ग्राफ पूछा है। अब आप खुद सोचिए अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तो सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा विस्कस ड्रैग स्पीड पे नहीं बल्कि स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और अगर स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है तो जाहिर सी बात है फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि ग्राफ कर्व हो जाएगा। विस्कस ड्रैग इज अ फोर्स, स्पीड बटा यहाँ पर आ गई। ठीक है जनाब। और मैंने आपको पढ़ाया है कि जो वेरिएबल लीनियर होता है कर्व हमेशा उसकी तरफ घूमता है। तो curve is bending towards the viscous drag force. Viscous drag force. The curve is bending towards the viscous drag force. ठीक है जनाब। तो सम टाइम एक ग्राफ आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये वाली बात की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है जनाब। तो आई होप कि आपको ये सारी थ्योरी मेरी समझ में आ गई होगी, और रिकॉर्डिंग का बटन भी मैंने प्रेस किया हुआ है। तो अगर ये थ्योरी समझ में आ गई हो तो नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन ऑन अपथ्रस्ट। वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन ऑन अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने शीट वर्कशीट निकाली हुई है या नहीं निकाली हुई। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने निकाली हुई है, मतलब बनाई हुई है लेकिन मैंने अभी ढूंढने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि नॉर्मल, क्या हो गया मुझे, अच्छा जी इसके अंदर हम आ गए हैं और इसके अंदर हम नई वाली बुक का पे काम करना चाहते हैं। और नई वाली बुक के अंदर ये चैप्टर है, ये रहा, यूनिट नंबर 5। अच्छा जी, ये आ गया जी फोर्स डेंसिटी एंड प्रेशर। ठीक है जी, फोर्स डेंसिटी एंड प्रेशर, और देखते हैं कि पहला सवाल आपको कौन सा मिलता है। चले जी, पहला क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, जून 2022। बीकर में पानी भरा हुआ है, जी हाँ, लिक्विड भरा हुआ है। कह रहे जब लिक्विड भरा हुआ है तो आपसे कह रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करें। ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करें, प्रेशर की और डेंसिटी की डेफिनेशन यूज करें एंड शो दैट। तो सर ये फॉर्मूला तो अभी अभी हम येलो पेज पे आपको ड्राइव करा चुके हैं, तो डेरिवेशन तो हम नहीं कर रहे क्योंकि हम कर चुके हैं। आगे चले। कह रहे जनाब सजेस्ट व्हाई द इक्वेशन इन ए डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द बीकर। ये क्या मतलब है? सर मतलब ये है
कि जब हम किसी बीकर में, कंटेनर में पानी या कोई लिक्विड स्टोर करते हैं, फिल करते हैं, तो सर पानी के ऊपर सर हवा का प्रेशर हमेशा होता है। और अगर हवा का प्रेशर होता है तो इस जगह पर अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज टोटल प्रेशर, तो आप कहेंगे सर टोटल प्रेशर होगा प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट से ही सारे टीचर डिनोट करते हैं। तो पी नॉट is the symbol of atmospheric pressure. So pressure of liquid is rho g h plus atmospheric pressure. तो इस इक्वेशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं वाई दिस इक्वेशन डज नॉट गिव द टोटल प्रेशर। तो इसका आंसर है कि वी डिड नॉट यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी जी, लेकिन हम यूज के बजाय ऐड लिखने तो ज्यादा अच्छा होगा। वी डिड नॉट ऐड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दूंगा तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। अच्छा जी, नाउ दिस इज अ ग्राफ, नाउ दिस इज अ ग्राफ। और इस ग्राफ में उन्होंने पहले ही हमें इस बात का इशारा दे दिया इस वाले क्वेश्चन को देखते हुए कि भाई आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया है, पर सचमुच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो जरा गौर से देखिएगा, कह रहे हैं एक्स डेप्थ है। तो ये बताएं अगर आप किसी लिक्विड की सरफेस पर मौजूद हैं, लिक्विड की सरफेस से स्टडी कर रहे हैं, तो जब आप नीचे जाएंगे तो डेप्थ बनेगी। क्वेश्चन में कह रहे हैं डेप्थ एक्स है, तो बताइए जब डेप्थ जीरो है तो इसका मतलब है आप सरफेस पर हैं। जब डेप्थ जीरो है तो आप सरफेस पर हैं, और सरफेस पर जो प्रेशर होता है इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक pressure. In this question, they are not asking what is atmospheric pressure, but I am telling you this 9.60 is atmospheric pressure. जब डेप्थ जीरो है तो 9.60 with exponent 4, 9.60 with exponent 4, it is atmospheric pressure. जब डेप्थ जीरो है। अच्छा, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे सर आप अगर आप डेप्थ बढ़ाना शुरू कर दें, अंदर जाना शुरू कर दें, आप डेप्थ में जा रहे हैं। सर आप जैसे जैसे डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ में जाने से प्रेशर की वैल्यू आप देखिए बढ़ती जा रही है, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है जनाब। फॉर एग्जाम्पल आप चले गए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर आसानी से जो रीड कर सकते हो, कोई स्टूडेंट चला गया पानी के अंदर 8 सेंटीमीटर डाउन। सर अब वो 8 सेंटीमीटर डाउन गया है ना, तो 8 सेंटीमीटर डाउन जाके उसको प्रेशर की रीडिंग कितनी मिल रही है, 9.60। ठीक है ना, 9.60, एंड रिमेंबर इट इज टोटल प्रेशर, दिस इज टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर है प्रेशर ऑफ लिक्विड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सर टोटल प्रेशर ये वाला नंबर है, इट इज 9.66 विद एक्सपोनेंट 4, इट इज टोटल प्रेशर। ठीक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस है सर, उसको वहां ले जाके माइनस करें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है सर, आपने पहले ही बता दिया था, 9.6 एक्सपोनेंट 4। ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद ये है प्रेशर ऑफ लिक्विड। सर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है, प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है रॉ जी डेप्थ। डेप्थ को वैसे मैं एच लिखता हूं, लेकिन इस सवाल में एक्स एग्जामिनर ने दिया है तो यू शुड फॉलो, डेप्थ इज एक्स। ठीक है जनाब। अब आप अगर नोट करें तो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बाकी बचा। यू हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी। सर अगर आपने डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का पहले डिफरेंस लें। सर इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 0.06 विद एक्सपोनेंट 4, दिस इज प्रेशर डिफरेंस। ठीक है ना, टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज प्रेशर ऑफ लिक्विड, दिस इज प्रेशर ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय जी। सर जी इज 9.8 डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स इज द डेप्थ, और कितनी डेप्थ पे आप गए हुए, 8 सेंटीमीटर। सर 8 सेंटीमीटर को मीटर बना लें जी। सर 100 से डिवाइड कर लें, 100 से डिवाइड कर लें। सर अब आपने इसको 100 से डिवाइड किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर,
and now you can calculate density of the liquid. Now you can calculate density of the liquid. What is the density of liquid? 165, 765. It is the density of liquid. It is the density of liquid. ठीक है जी. अच्छा जी, we have calculated density of liquid and this question is completed May June 2023. अच्छा जी, इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें हो ये रहा है. अच्छा जी, करना पड़ेगा ये वाला सवाल. सर इसमें हो ये रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर, a solid cylinder is held stationary by a wire so that the base of the cylinder is level with the surface of the liquid. This is the surface of liquid, and right now the cylinder is not sinking into the liquid, it is on the surface of the liquid. The block is on the surface of the liquid. ठीक है. सिलेंडर की लेंथ बता दी है, सिलेंडर का एरिया पूरा सेक्शन बता दिया है, टेंशन इन द वायर बता दी है. ठीक है. एंड नाउ द सिलेंडर इज lowered नीचे लेके चले गए, and held stationary by the wire so that the top of the cylinder is level with the surface of the liquid. अच्छा जी, इन्होंने क्या करा गौर से देखिएगा. मैं लिक्विड को बेटा ऊपर बना रहा हूँ, ये लिक्विड की सरफेस को बेटा मैंने ऊपर बनाया, एंड नाउ द सिलेंडर is totally immersed into the liquid. Now the cylinder is totally immersed into the liquid. ठीक है जनाब. अच्छा जी, अंदर जा चुका है. एंड नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द न्यू टेंशन. अब टेंशन बताओ कितनी होगी. इसका आंसर ये है कि सर जब, अच्छा इन्होंने इसका वेट वेट दिया हुआ है क्या? क्या इन्होंने इसका वेट दिया हुआ है? लेंथ कितनी है, एरिया इतना है, टेंशन इन द वायर इतनी है, टेंशन इन द वायर इतनी. अच्छा जरा सुनिए, जब ये सरफेस पे था, जब ये सरफेस पे था तो ऑब्वियसली अपथरस तो था ही नहीं. तो जो इसमें टेंशन आ रही थी ना, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. तो वेट ऑफ द ब्लॉक 0.53 है. यू आर नॉट गिविंग द मास ऑफ द ब्लॉक. पूरा क्वेश्चन ऊपर से देख लीजिएगा, यू आर नॉट गिविंग मास, यू आर नॉट गिविंग द वेट, कुछ भी नहीं दिया हुआ. खुद अकल से सोचिए, व्हेन द ब्लॉक इज ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, द टेंशन इन द वायर इज 0.53 न्यूटन, and this tension in the wire equals to the weight of the block. It means the weight of the block is 0.53 Newton. It is acting downward. It is acting downward. And now how many forces are acting in upward direction? Sir, upthrust acting in upward direction, tension acting in upward direction. तो अपथ्रस्ट की वजह से ना टेंशन कम हो गई होगी. कैसे भी मैं बताता हूँ. तो पहले तो जरा ये लिखिए, सर टेंशन एक्टिंग अपवर्ड, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड. ये जब की बात है जब वो ब्लॉक पानी के अंदर डूब चुका है. When the block is totally immersed into the liquid, then tension plus upthrust equal to weight. ठीक है जी. सर वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन. यस. अपथ्रस्ट प्लस है सर, मान रखिए माइनस हो जाएगा. वेट, सर वेट इज 0.53. weight is 0.53. Weight is 0.53 minus upthrust, and you know upthrust value is rho g volume. Rho g volume. It is the equation of upthrust. Sir, weight is 0.53. What is the density of the liquid? So the density of liquid we have already calculated in the last part, that is 765. Obviously the same liquid is used in the last part. So we have calculated density, it is 765. Density 765. Gravity 9.8. And what about volume? Sir, volume equals to length into area. Sir, length is 4 exponent minus 2. Area is 3.7 exponent minus 4. So it is the calculation of upthrust. In this calculation, density 765, gravity 9.8,
and volume is the product of area into length. Area into length. G Vania, can you tell me what is the value of tension in the wire now? 0.4. It was 0.53 when it was above the surface of the liquid, and now it is under the liquid, then obviously it is decreased. ठीक है ना? तो ये बेटा हमने कैलकुलेशन कर ली है, रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद